अस्सलाम वालेकुम। जानदारों पे तहकीक यानी रिसर्च करनी हो या तशखीस यानी डायग्नोसिस करना चाहें, बीमारी की वजह मालूम करनी हो या दीगर मकासद के लिए टेस्ट करने हों तो आपको सैंपल्स लेकर लेबॉर्ट्री में भेजने पड़ते हैं और वीडियो में इसी हवाले से रहनुमाई की जाएगी। आपके पास इस तरह का या मिलता जुलता कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर वो तमाम ज़रूरी साजो सामान हो जो परिंदों का सैंपल लेने के दौरान इस्तेमाल में लाया जाएगा। चाहे आप अपने पास मौजूद जानदारों का सैंपल लेना चाहें या उस ब्रीडर फार्म से जहां से आप बाद में चूज़ा लेंगे ताकि तशखीस करवा सके कि ब्रीडर्स में माँ बाप में कोई ऐसा मर्ज़ है जो आगे बच्चों में चूज़ों में मुंतकिल हो सके या फिर ब्रीडर्स मुकम्मल सेहतमंद हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई भी आर्जा लाहक नहीं, लिहाजा इनके चूज़े भी सेहतमंद होंगे क्योंकि वालदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाली बीमारियां चूज़े खरीदने वालों के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं और ये फ़ैसला आप तब करेंगे कि चूज़ा लेना है या नहीं जब आप लेबॉर्ट्री से रिज़ल्ट्स हासिल करेंगे। तशखीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए एक तरीक़ाकार ये है जो अभी शेयर किया जाएगा। इन पैकेट्स में आप उन सैंपल्स को रखेंगे जिन्हें लेबॉर्ट्री में ले जाकर टेस्ट करवाना है। खून का सैंपल लेने यानी ब्लड कलेक्शन के लिए सिरिंजेस इस्तेमाल में लाएंगे। इन सिरिंजेस में कम से कम 1.5 से 2 सीसी 1.5 से 2 ml तक ब्लड लिया जाएगा। इस तरह की कॉटन स्वैब स्टिक्स जानदारों के मुंह से, हलक से स्वैब सैंपल्स लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टिक को इस तरह से, इस तरतीब से मुंह के अंदर घुमाएं। इस तरीक़ाकार से आप ट्रैकिया से सैंपल लेंगे। ये अमराज की तशखीस के लिए एक मुस्तनद तरीक़ाकार समझा जाता है, इसलिए इसकी आपको बाकायदा समझ होनी चाहिए। इस दौरान खास ध्यान रखें कि स्टिक को उस जगह से पकड़ें कि जहाँ पे इसके ऊपर काटन मौजूद ना हो, यानी काटन की मुखालिफ साइड से पकड़ें। ट्रांसपोर्ट मीडियम सोडियम क्लोराइड को इस तरह से इस्तेमाल में लाएं ताकि सैंपल के साथ दीगर मुज़र सेहत जरसूमें न लगें। पहले ट्रैकिया से सैंपल लिया, अब बीच वाली जगह यानी क्लोएका से सैंपल लेंगे। तरीक़ाकार वही होगा, जगह अलग होगी। आपने इस काम को इंतहाई पेशा वराना तरीके से सरअंजाम देना है। सैंपल्स लेने के बाद आपके पास जो साफ़ सुथरे पैकेट्स हैं उनमें सैंपल्स डालते जाएं और उन पे लेबलिंग करें कि किस पैकेट में मुर्गों का यानी मेल का सैंपल है, किस में मुर्गियों का यानी फीमेल्स का, कौन से पैकेट में ट्रैकिया का सैंपल डाला गया है और किस में क्लोएका का सैंपल मौजूद है। अब अगर आप साथ ही ब्लड सैंपल भी लेना चाहें तो जहां से खून को कलेक्ट करना है उस जगह को वाज़िया करें, वहां एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक मटेरियल लगाएं ताकि जरासीम न फैलें। हमेशा नई सिरिंज इस्तेमाल करें क्योंकि पहले से इस्तेमाल शुदा सिरिंज की मदद से दोबारा ब्लड सैंपल लेना एक बड़ी गलती होगी। पहले इस सिरिंज को जिस जानदार में जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था, मुमकिन है कि उस चिकन में, उस जानदार में दीगर जरासीम या इस तरह के वायरसेस मौजूद हों जो इस सिरिंज की मदद से मज़ीद जानदारों तक भी पहुंच सकते हैं। जिस भी परिंदे का स्वैब सैंपल या ब्लड सैंपल लेना हो उसकी हैंडलिंग इंतहाई एहतियात से करें क्योंकि जब भी जिस भी मकसद के लिए आप मतलूबा जानदार को पकड़ते हैं तो इस दौरान जानदार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, दबाव महसूस करते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके सैंपल लेकर जानदार को आज़ाद छोड़ दें और भरपूर कोशिश करें कि जिस दौरान आप ब्लड सैंपल लें उस दौरान मुकम्मल महारत का मुजाहरा करने में कामयाब रहें। ना तो नस को नुकसान पहुँचे, ना हड्डी में नीडल जाए, ना टिश्यूज़ का ज़िया हो और ना ही पट्ठे डैमेज हों क्योंकि इस तरह के हालात में चिकन्स पैरालिसिस या दीगर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आपको ट्रांसपोर्ट मीडियम दिखाया जा रहा है। ये सैंपल्स को बाहिफाजत तरीके से लैब तक ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी मदद से आप बआसानी बैक्टीरियल नशोनुमा को रोक सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल उतारें, उसके बाद ऊपर से रबड़ उतार के इसको इस्तेमाल में लाएं। मीडियम को स्टिक और ट्यूब दोनों में इस्तेमाल करते हैं ताकि ना तो सैंपल लेते वक्त कंटेमिनेशन हो, गंदगी फैले और ना ही इसे महफूज करते वक्त। ये आपके सामने स्टीराइल स्वैब स्टिक है। इसकी मदद से पहले ट्रैकिया से सैंपल लिया जाता है, फिर क्लोएका से। जब भी आप सैंपल्स लें आपके हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए ताकि आपके हाथों के ज़रिए जरासीम सैंपल्स तक ना पहुँचें और इन सैंपल्स पे मौजूद जरासीमों के बायस लैब में गलत तशखीस ना हो।
क्योंकि सैंपल्स लेने का मकसद उन वायरसेस, उन जरासीमों की तशखीस शनाख्त करवाना है जो आपके चिकन्स में मौजूद हैं, ना कि उन पैथोजेंस की जो आपके हाथों पे हैं। स्वैब सैंपल लेने के लिए स्टिक को इस तरह से हाथ में पकड़ें, फिर इसे ट्रांसपोर्ट मीडियम में डिप करें, हल्का सा मॉइस्ट करें और उसके बाद इसकी मदद से सैंपल लें। सैंपल लेने के लिए स्टिक को इस तरह से जिग-जैग पैटर्न में घुमाएं और उसके बाद ट्यूब में डालें। अब एक मर्तबा फिर से ट्रांसपोर्ट मीडियम का ढक्कन खोलें, चंद ड्रॉप्स इस ट्यूब के अंदर डालें और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के साथ आइस पैक रखें और स्पेसिमेंस को, नमूनों को तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दें। जब क्लोएका से भी सैंपल लेना हो तो तब भी अल्कोहल या दीगर एंटीसेप्टिक्स को इस्तेमाल में लाएं ताकि दुरुस्त तशखीस हो सके। इस तरह से स्टिक को क्लोएका के अंदर दाखिल करें, 2 से 3 मरतबा घुमाएं। अगर इसके साथ बड़ी ड्रॉपिंग्स लगती हैं तो वो अलहदा कर लें। इस तरह से इतना सा सैंपल भी काफ़ी है। इसे ट्यूब में डालें, साथ ट्रांसपोर्ट मीडियम शामिल करें, ढक्कन लगाकर लेबॉर्ट्री में भेज दें। जैसे ही लैब से रिजल्ट्स आएंगे, उनको देख के आप फैसला करेंगे कि आपने इस ब्रीडर फार्म से चूज़ा लेना है या नहीं। और अगर आपने अपने पास मौजूद कीमती जानदारों का सैंपल भेजा है तो रिजल्ट्स को देख के, रिपोर्ट पढ़ के या करीबी वेटनरी डॉक्टर की मुआवनत से ज़रूरी इकदाम उठाएंगे। अगर लेबॉर्ट्री से ये रिजल्ट आए कि वालदैन में, ब्रीडर्स में ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जो आगे चिक्स तक मुंतकिल हो सकती हैं, तो ऐसे ब्रीडर फार्म से चूज़ा ना लें। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस यानी सीरम अलग करने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी तहकीक या अमराज की तशखीस की जाती है। बाज़ औक़ात आप अपने बीमार परिंदों का मुआयना करने, बगौर देखने के बाद भी मर्ज़ की तशखीस करने में नाकाम रहते हैं। इसलिए ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं कि जिसमें ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेकर लैब भेजते हैं और उसके रिज़ल्ट्स का, नताइज का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही नताइज सामने आते हैं, वहाँ से आपको बाकायदा इल्म हो जाता है कि जानदार दरअसल किस मर्ज़ में मुब्तला है। स्वैब सैंपल, ब्लड सैंपल के अलावा एक तरीक़ाकार ये है कि अमराज को समझने, दुरुस्त तशखीस के लिए आप मुर्दा बर्ड का पोस्टमार्टम करें। इस तरह से बर्ड को खोलें, अंदर मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम्स, अज़ा को चेक करें, लीयंस देखें, मुख्तलिफ अलामात की रोशनी में ज़रूरी इक़दाम उठाएँ। और अगर आपको समझ नहीं आती तो इसी मुर्दा बर्ड को करीबी वेटनरी क्लिनिक पे ले जाएं। वहाँ डॉक्टर की रहनुमाई में लीयंस, घाव को समझें, देखभाल में ज़रूरी रद्दोबदल लाएं ताकि जिस वजह से ये वाला परिंदा मरा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके दीगर साथी भी अनकरीब इसी वजह से मरने लगे। जब भी आपके फ्लाक पे, कीमती जानदारों पे कोई भी एंटीजन, कोई भी जरासीमा वायरस हमलावर होता है तो फिलफोर उसके जिस्म के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम एक्शन में आकर उसका मुकाबला करके जानदार की सेहत को मुतासर होने से महफूज रखता है। और इम्यूनिटी की मजबूती के सिलसिले में सबसे बड़ा किरदार इनकी ग़िज़ाइयत का है, न्यूट्रिशन का है कि आप अपने इन चिकन्स को क्या खिलाते हैं, कितनी मिकदार में देते हैं, आया कि इनके जिस्मानी वज़न और उम्र के मुताबिक इनके लिए दरकार ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या कि नहीं। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन के ज़रिए भी अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, उन्हें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयार रखते हैं। उनके टाइटर्स को मजबूत करवाने के लिए वक्तन फ़ोक्तन ब्रीड के शेड्यूल के मुताबिक करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से वैक्सीन्स करवाते हैं। वक्तन फ़ोक्तन सफाई करके जरासीमों की नशोनुमा को रोकने का बंदोबस्त करते हैं। अपने पास मौजूद इम्यून बूस्टर्स को, डिसइंफेक्टेंट्स यानी जरासीम कुश मवाद को इस्तेमाल में लाकर जरासीमों को फलने फूलने नहीं देते। चिकन्स के हेल्थ स्टेटस को मजबूत रखने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। तो ऐसा फ्लाक, ऐसा ब्रीडर फार्म, ऐसे ब्रीडर बर्ड्स न सिर्फ खुद अमराज से महफूज रहते हैं बल्कि इनकी औलाद भी, चिक्स भी मजबूत जेनेटिक पोटेंशियल के मालिक होते हैं। आप घरेलू पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं या कमर्शियल लेवल पे आपके पास चिकन्स की तादाद कम है या ज़्यादा, पोल्ट्री बर्ड्स की कोई भी नस्ल है, आपके लिए तजवीज़ किया जाता है कि कम अज़ कम 2 माह में एक मरतबा आप उनका स्वैब सैंपल या ब्लड सैंपल लेके करीबी लैब में ले जाकर टेस्ट करवा के अपने चिकन्स के हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करते रहें। उनके अजसाम के अंदर क्या चल रहा है उसकी भरपूर मालूमात रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात चिकन्स अलामात ज़ाहिर किए बगैर अपने अजसाम में मुख्तलिफ वायरसेस, अलग अलग पैथोजेंस को संभाल लेते हैं और ये वाले जानदार ज़िंदगी भर के लिए इन वायरसेस के, पैथोजेंस के कैरियर रहते हैं और आगे औलाद में भी इन्हें मुंतकिल करके नगरान हजरात के लिए परेशानी का मौजब बनते हैं।
लेकिन चूंकि लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च होती है, इसलिए वो वाले हजरात कि जिनके पास पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम है, वो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के हवाले से उन तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल पैरा रहें जिनसे वो वाकफकार हैं, या फिर डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक से रहनुमाई लेते रहें। बहरहाल जो भी तरीकाकार अख्तियार करें, मकसद जानदारों की जिस्मानी सेहत को बहाल रखना और उनसे अच्छी कारकर्दगी लेना है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।